Hello students, welcome to Vedyug. I am your history mentor. And in this video, we are going to learn about the second part of history's third chapter, Making of Global World. In the previous video, we learned about the early modern world and the various economic and political changes that led to the emergence of global economy. So first of all, let's see the topics which we are going to learn in this video. And the topics are: first, the 19th century 1815 to 1914, then a world economy takes a shape. After that, role of technology, late 19th century colonialism, Rinderpest or cattle plague, indentured labor migration from India and Indian entrepreneur abroad. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द 19th century 1815 to 1914 से. So in the 19th century, a lot of changes happened in the world. Many different things like the economy, politics, culture and technology all work together to create a big transformations. अब लोग जब बात करते हैं कि कैसे ये डिफरेंट कंट्रीज जो है उन्होंने साथ में ट्रेड किया ड्यूरिंग दिस टाइम, सो दे यूजुअली मीन द थ्री मेन थिंग्स: ट्रेडिंग गुड्स लाइक क्लोथ्स और व्हीट, people moving to other countries to find the work, and people investing money in business or other things in faraway places. All three of these things were really important and connected to each other. Even though sometimes it was harder for people to move to new countries to work, it still affected how everything else worked too. So if we look at all three of these things together, तो हम समझ पाएंगे कि 19th सेंचुरी में वर्ल्ड किस तरह से था. तो इसी के बाद शुरू करते हैं. हमारा जो इसका सब टॉपिक है वो है अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स अ शेप. तो आइए देखते हैं क्या दिया है इस टॉपिक में. इन द 19th सेंचुरी द वे पीपल प्रोड्यूस एंड कंज्यूम फूड्स चेंज इन यूरोप. तो 19th सेंचुरी में जो लोगों का फूड प्रोड्यूस करने का और कंज्यूम करने का जो तरीका था यूरोप में, वो चेंज हो गया. ब्रिटेन जो है वो ट्राई करने लगा कि उसके सारे जितने भी फूड वहाँ पे है ब्रिटेन में वो खुद प्रोड्यूस करे, बट दिस बिकेम डिफ़िकल्ट एज अ पॉपुलेशन ग्रू एंड डिमांडेड मोर फूड. लेकिन ये जो उनकी सोच है कि वो उनका फूड खुद ग्रो करे, खुद प्रोड्यूस करे, ये डिफ़िकल्ट होता गया क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने लगी और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से फूड की डिमांड भी बढ़ने लगी. टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडेड ग्रुप्स, द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ फूड्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज which made food prices go up. So to protect the interest of the landed group, वहाँ पर एक कॉर्न लॉ बनाया गया. अब ये कॉर्न लॉ क्या था? ये कॉर्न लॉ के तहत गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, बाहर से फूड इंपोर्ट करना रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, मना कर दिया था. The corn laws which allowed the government to restrict food imports were eventually abolished due to the pressure from industrialists and urban dwellers who were unhappy with the high food prices. तो क्या हुआ कि समय के साथ ये कॉर्न लॉ को अबॉलिश कर दिया गया क्योंकि गवर्नमेंट पर इंडस्ट्रियलिस्ट से प्रेशर आ रहा था और अर्बन ड्वेलर्स के द्वारा भी, जो कि हाई फूड प्राइसेस से खुश नहीं थे. आफ्टर द कॉर्न लॉ वर अबॉलिश्ड, फूड कुड बी इम्पोर्टेड मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन. तो कॉर्न लॉ अबॉलिश जैसे ही हुआ उसके बाद फूड जो है वो और भी सस्ते रेट पर इंपोर्ट किया गया जो कि ब्रिटेन में बनता है. एंड दिस लीड टू द अबेंडमेंट ऑफ वास्ट एरियाज ऑफ लैंड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल बीइंग थ्रोन आउट ऑफ वर्क. अब इसके वजह से क्या हो गया, बहुत से लोगों को काम से भी निकाला गया. एज फूड प्राइजेस फेल, पीपल इन ब्रिटेन कंज्यूम मोर फूड. जैसे ही फूड प्राइसेस कम हुए तो ब्रिटेन के लोगों ने ज़्यादा फूड कंज्यूम करना चालू कर दिया. और मीनवाइल बाकी के जो कंट्रीज़ है अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया ताकि वो ब्रिटेन के फूड डिमांड्स को फुलफिल कर सके. बिल्डिंग रेलवेज, हार्बर्स, सेटलमेंट्स एंड होम्स was necessary to support the expansion of agriculture and the transport of food. कैपिटल जो कि मनी है, so capital or money flow from financial centers like London and support these activities, and labors was needed to build and work on the farms.
अब जो भी फाइनेंशियल सिटीज़ थे जैसे कि लंदन है, तो वहाँ से बहुत पैसा आने लगा और ये सारी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए, ताकि रेलवेज बन सके, हार्बर्स बन सके, होम्स बन सके, और इन सारी चीज़ों के लिए लेबर्स की ज़रूरत पड़ी। और साथ ही लेबर्स की ज़रूरत और किस चीज़ के लिए पड़ी, ताकि वो फार्म्स पे काम कर सकें। Millions of people migrated from Europe to America and Australia in search of better opportunities. A global agricultural economy had taken shape by 1890, accompanied by complex changes in labor movement patterns, capital flows, ecologies and technology. अब ये जो चेंजेस थे ये सिर्फ फूड के तहत लिमिटेड नहीं थे। अदर कमोडिटीज लाइक कॉटन एंड रबर also saw an increase in production worldwide. Between 1820 and 1914, world trade is estimated to have multiplied 25 to 40 times, with nearly 60% of this trade comprised of agricultural products and minerals. So between 1820 and 1914, इतने सालों के बीच में क्या हो गया, वर्ल्ड ट्रेड जो है 25 to 40 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, उसमें बढ़त हुई, और नियरली 60% ऑफ दिस ट्रेड जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड मिनरल्स की ग्रोथ हुई उसमें। अब उसके बाद जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आइए देखते हैं क्या है ये टॉपिक। टेक्नोलॉजी प्लेड अ बिग रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। द रेलवेज, steamship and telegraphs were important inventions that made it all possible. Technological advances were often the results of larger social, political and economic factors. Colonization ने new investments and improvements करना शुरू कर दिया ट्रांसपोर्ट में, which lead to the faster railways, lighter wagons and larger ships. The trade in mint offers a good example of this connected process. Till 1870s, live animals were shipped from America to Europe. तो 1870 तक क्या होता था, जो लाइव एनिमल्स है वो अमेरिका से यूरोप तक शिप करवाते थे, which was expensive and lead to the high meat prices in Europe, जो कि एक्सपेंसिव था और जिसकी वजह से मीट के प्राइसेस जो है यूरोप में बढ़ने लगे। The development of a new technology, refrigerated ships, allowed for the transport of frozen meat over long distance. और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होने के वजह से शिप्स को क्या किया, रेफ्रिजरेटेड शिप्स जो है वो बनाए गए, जिसकी वजह से फ्रोजन मीट जो है वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करना शुरू हो गया। दिस रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट एंड लोअर मीट प्राइजेज इन यूरोप, विच अलाउ द पुअर टू कंज्यूम मोर वैरिड डाइट। और इसके वजह से शिपिंग की जो कॉस्ट थी वो कम हो गई, और शिपिंग की कॉस्ट कम हो गई तो मीट के प्राइसेस भी यूरोप में कम होने लगे, एंड इसके वजह से पुअर लोगों को भी मीट वैरायटी ऑफ डाइट जो है वो कंज्यूम करने का मौका मिला। बेटर लिविंग कंडीशंस प्रमोटेड सोशल पीस विद इन द कंट्री एंड सपोर्ट फॉर इम्पेरियलिज्म अब्रॉड। और इसी के साथ साथ क्या हुआ कि अब्रॉड में बेटर लिविंग कंडीशंस आ गए, सोशल पीस से लोग रहने लगे और इम्पेरियलिज्म को सपोर्ट करना शुरू कर दिया लोगों ने। उसके बाद हमारा टॉपिक है रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग। इन द लेट 1800 यूरोपियंस केम टू अफ्रीका टू यूज इट्स लैंड एंड मिनरल्स टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अफ्रीकन्स हैड अ प्लेंटी ऑफ लैंड एंड लाइफ स्टॉक, तो उन्होंने भी उनको वेजेस के लिए वर्क करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यूरोपियंस को लेबर्स की ज़रूरत थी। But Africans were not interested in working for wages. So the employers imposed heavy taxes, changed inheritance law and confined mine work to compel Africans to work for wages. तो जो यूरोपियन एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने क्या किया, हेवी टैक्सेस बढ़ा दिए, चेंज द इनहेरिटेंस लॉ एंड क्या कर दिया, कन्फाइंड माइन वर्क शुरू कर दिए टू कंपेल अफ्रीकन्स टू वर्क फॉर वेजेस, ताकि अफ्रीकन जो है वेजेस के लिए काम करना शुरू कर दे। Then the disease called rinderpest, which killed 90% of the cattle, spread across the Africa in late 1880s, destroying African livelihoods. तो 1880s में रिंडरपेस्ट नाम का एक जो डिसीज है वो फैलना शुरू हो गया अफ्रीका में, जिसके वजह से 90% ऑफ कैटल जो है ऑल ओवर द अफ्रीका उनकी डेथ हो गई, वो मर गए। With the loss of cattle, European monopolized
the remaining cattle resources to strengthen their power and force Africans into the labor market. और जो कैटल्स का लॉस हुआ इसका फ़ायदा यूरोपियंस ने लिया, तो उन्होंने क्या किया, जो रिमेनिंग कैटल्स रिसोर्सेज थे उसको मोनोपोलाइज कर दिया ताकि उनकी पावर जो है वो बढ़े और अफ्रीकन्स को लेबर मार्केट में ढकेल सके. दिस शोज हाउ अ डिसीज अफेक्टिंग कैटल reshape the lives and fortunes of thousands of people and their relation with the rest of the world. और यहाँ से हमको पता चलता है कि एक डिसीज जो कि कैटल्स पे अफेक्ट कर रहा था उसके वजह से थाउजेंड्स ऑफ लोगों की जो लाइव्स है, फॉर्चून है, वो किस तरह से एक झटके में बदल गए. सिमिलर स्टोरीज कैन बी टोल्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ 19th सेंचुरी वर्ल्ड. इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया. In the 19th century, many Indian and Chinese laborers were hired to work on plantation, mines, roads and railways around the world. अब जो इंडिया के इंडेंचर्ड वर्कर्स थे, इंडिया के डिफरेंट रीजन से आए थे और उनको प्रॉमिस किया गया था कि 5 साल के बाद वो इंडिया वापस जा सकते हैं. Many poor people in India were forced to migrate in search of work due to declining cottage industries, rising land rents and क्लियरेंस ऑफ लैंड्स फॉर माइंस एंड प्लांटेशन. तो बहुत से जो गरीब लोग थे इंडिया के, उनको फोर्स किया था माइग्रेशन के लिए, काम के सर्च के लिए, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन हो रहे थे, लैंड के जो रेंट्स है वो बढ़ रहे थे, तो उसकी वजह से उनको फोर्स किया गया था माइग्रेशन के लिए. इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स वेंट टू द कैरिबियन आइलैंड, ट्रिनिडैड, गुयाना एंड सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, सेलोन, मलाया एंड आसाम. अब एजेंट जो थे वो क्या करते थे, वर्कर्स को एम्प्लॉयर्स के पास रिक्रूट करते थे और उनको फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते थे. एंड इवन फोर्सिबली एब्डक्टिंग लेस विलिंग माइग्रेंट्स. जिन माइग्रेंट की इच्छा नहीं होती थी उन्हें फोर्सफुली लेबर बनाया जाता था. लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन फॉर इंडेंचर्ड वर्कर्स वर हार्श एंड देयर वर फ्यू लीगल राइट्स. तो ये जो लिविंग कंडीशन थी इंडेंचर वर्कर्स की बहुत ही ज़्यादा बुरी थी और उन पर कुछ लीगल राइट्स भी थे. However, workers found ways to survive and develop new forms of individual and collective self-expression by blending different cultural forms. लेकिन जैसे तैसे वर्कर्स जो है वहाँ पे सर्वाइव हो गए. Many indentured workers stayed on after their contracts ended or returned to their new homes after a short spell in India, resulting in large communities of people in India descends in these countries. इंडिया के जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने ये जो इंडेंचर लेबर माइग्रेशन था इसको अपोज किया एज अ अब्यूजिव एंड क्रूएल, एंड इट वाज अबॉलिश्ड इन 1921. और 1921 में ये इंडेंचर लेबर माइग्रेशन को अबॉलिश किया गया. Descendants of Indian indentured workers, often thought of as coolies, remained an uneasy minority in the Caribbean island for decades, and some writers capture their sense of loss and alienation. After that, उसके बाद हमारा टॉपिक है इंडियन एंटरप्रेन्योर अब्रॉड. आई होप आप सबको समझ रहा होगा. सो जल्दी से टॉपिक ख़त्म करते हैं. टू ग्रो क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट, लार्ज प्लांटेशन नीडेड कैपिटल मनी. तो वर्ल्ड मार्केट में क्रॉप की जो ग्रोथ है वो बढ़ाने के लिए लार्ज प्लांटेशन के लिए पैसा भी ज़्यादा चाहिए और पीजेंट्स के पास इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं था. तो इंडियन बैंकर्स लाइक शिकारीपुरी श्रॉफ एंड नट्टुकोटाई चेट्टियार्स हेल्प फाइनेंस एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर इन सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया. तो इन्होंने क्या किया, जो भी एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने फाइनेंस किया सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया में. These bankers use their own funds and borrow from European banks. और ये जो बैंकर्स थे नट्टुकोटाई चेट्टियार्स एंड शिकारीपुरी श्रॉफ, इन्होंने क्या किया, उनके खुद के फंड्स यूज़ किए और यूरोपियन बैंक से भी बोरो किए कुछ फंड्स ताकि वो फार्मर्स को हेल्प कर सके क्रॉप्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए. They had a sophisticated system to transfer money over large distance and develop indigenous forms of corporate organization. अब उसके बाद इंडियन ट्रेडर्स और जो मनी लेंडर्स थे, ज़मींदार थे, उन्होंने भी यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को फॉलो किया अफ्रीका में. हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स एस्टैब्लिश शॉप्स एट बिजी पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड सेलिंग लोकल एंड इम्पोर्टेड कुरियर्स टू टूरिस्ट. और जो हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या किए, जो बिजी पोर्ट्स थे वर्ल्ड वाइड वहाँ पर अपने शॉप्स शुरू कर दिए, इस्टेब्लिश कर दिए
और वो लोकल एंड इम्पोर्टेड कुरियर्स को टूरिस्ट को बेचने लगे। द डेवलपमेंट ऑफ सेफ एंड कंफर्टेबल पैसेंजर वेसल्स लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टूरिस्ट। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, वो है इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। अब देखो इस टॉपिक में क्या बोला गया है कि इंडिया जो है वो फाइन कॉटन यूरोप में एक्सपोर्ट करता था। विद द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरिंग दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंडस्ट्री, सो दे इम्पोज्ड टैरिफ्स ऑन क्लोथ इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। अब ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ हो रही थी तो वो उनके ओन इंडस्ट्रीज को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो इंडिया से क्लोथ्स इंपोर्ट होते हैं उस पर टैरिफ्स लगा दिए, टैक्सेस लगा दिए। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो इंडियन कॉटन जो एक्सपोर्ट होता था वो कम होने लगा एंड एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ने लगा। रॉ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया रोज फ्रॉम 5% to 35% बिटवीन 1812 to 1871। 1812 to 1871 के बीच में क्या हुआ, जो रॉ कॉटन जो है उसका एक्सपोर्ट बढ़ने लगा इंडिया से, जो कि 5% का था और वो अभी 35% हो गया था। अफीम became India's largest export to China which was grown in India by the British and sold to China। और अफीम जो कि ब्रिटिशों के द्वारा इंडिया में ग्रो किया जाता था वो चाइना को सोल्ड होने लगा लार्ज एक्सटेंट में। ओवर टाइम ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स फ्लडेड द इंडियन मार्केट एंड फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज इंक्रीज। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने इंडियन मार्केट पे अपना कब्जा करना शुरू कर दिया एंड फूड ग्रेन जो है और रॉ मटेरियल जो है इसका एक्सपोर्ट जो है इंडिया से ब्रिटेन तक बढ़ने लगा और बाकी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट बढ़ने लगे। ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस विथ इंडिया which it used to balance its trade deficit with other countries. India played a crucial role in the late 19th century world economy by helping Britain balance its deficits। तो लेट 19th सेंचुरी में ब्रिटेन को हेल्प करके इंडिया ने वर्ल्ड इकोनॉमी में एक क्रूशियल रोल प्ले किया ताकि वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ हो। Britain used its trade surplus with India to pay for things like private remittances home by British officials and traders, interest payments on India's external debts and pensions of British officials in India। So इस तरह से इंडिया जो है इसने एक क्रूशियल रोल प्ले किया लेट 19th सेंचुरी में वर्ल्ड इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए। So today we have learned about the impact of colonialism on India's economy and how it was transformed by British trade policies. We also saw how Indian traders and bankers adapted to these changes and played a role in the global economy। So I hope that you all have understood it completely। आप सबको समझ आ गया होगा ऐसी मैं आशा करती हूँ। And if you have any doubts you can rewatch the video, go through the notes we have provided you and go through the textbook also। I have given you some questions which you have to solve with the help of textbook। Till then keep watching and keep learning। Till then keep watching and keep learning। Stay tuned for next videos and updates। Thank you।